G20 सम्मेलन भारत में होगा। तो देखिए, अब विश्व संवाद के लिए विश्व मंच तैयार है। बाइडेन दिल्ली पहुंच चुके हैं और दिल्ली अगले 72 घंटों के लिए दुनिया का केंद्र बन चुकी है। वैसे दिल्ली दुनिया का केंद्र है, लेकिन कूटनीति का केंद्र नरेंद्र है। यह भी कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। आज नया वर्ल्ड ऑर्डर तय करने वाला सम्मेलन शुरू होने वाला है। आप इसको कह सकते हैं कि बदला वर्ल्ड ऑर्डर, मोदी वर्ल्ड लीडर। कोई हिचकिचाहट नहीं है कहने में। दुनिया के सर्वशक्तिमान और सुपर पावर कहे जाने वाले देशों के नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली में इस विश्व सम्मेलन की अगुवाई भारत कर रहा है। G20 18वां G20। इस सम्मेलन यानी कि G20 की थीम है वसुधैव कुटुंबकम, यानी वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। और इसी थीम पर विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के समूह G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। देखिए, इसके मायने समझने के लिए, अच्छा, ये जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए आप तस्वीरें। जनरल वीके सिंह, ये वो 7 बजे के आसपास का टाइम था जब जनरल वीके सिंह वहां पर पहुंचे। आप बॉडी लैंग्वेज देखिए। जस्टिन ट्रूडो, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी पहुंच चुके हैं। अपडेट लगातार आएंगे, रिमोट साइड में रख दीजिए, बहुत हैपनिंग होने वाला है ये 1 घंटा। ये तस्वीरें देखिए, जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंच चुके हैं। एक एक करके तमाम दुनिया की महाशक्तियां, बड़े बड़े देश, सबके राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली में, पूरी दुनिया कह लीजिए आप। अब चीनी राष्ट्रपति को छोड़ दीजिए और एक आधा को और छोड़ दीजिए, लेकिन दिल्ली में पूरी दुनिया, जस्टिन ट्रूडो, तस्वीरें लाइव हैं। ये दिल्ली में ग्रैंड वेलकम तैयार हो चुके हैं। 8:03 इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की जो मुलाकात होनी है उसका इंतजार पूरी दुनिया, सिर्फ दिल्ली और आप नहीं, सिर्फ देश नहीं, पूरी दुनिया इस मुलाकात का इंतजार कर रही है। मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल है, बहुत बड़ा पैनल है मेरे साथ। जनरल ए.के. सिवाच मेरे साथ हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, संजय राणा हैं, आलोक वत्स हैं और प्रोफेसर जी.वी.आर. शास्त्री साहब हैं। लेकिन सबसे पहले एक बार झलकियां देख लीजिए आप। G20 has been a huge success for India. India is the right country at the right time to be hosting this, and I feel we're going to have a very good couple of days of deliberations and decisions made. I'm a proud Hindu, and that's how I was raised, that's how I am. Hopefully I can visit Amanda while I'm here for the next couple of days. And yes, we just had Raksha Bandhan, so from my sister and my cousins I have all my Rakis, and you know, I didn't have time to celebrate Janmashtami properly the other day, but hopefully, as I said, I can make up for that if we visit Amanda this time. देखिए, किसी भी वक्त तस्वीर आपको दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो बाइडेन से मुलाकात, हैंडशेक होगा, बॉडी लैंग्वेज देखेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे और द्विपक्षीय बातचीत शुरू होगी। तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष, बाइडेन से लेकर जस्टिन ट्रूडो, सब, शेख हसीना से प्रधानमंत्री की मुलाकात हो चुकी है। 2 1-to-1 द्विपक्षीय बातचीत हो चुकी है। आज की तीसरी, कुल 15 मुलाकातें हैं द्विपक्षीय, 15 हैं, 3 दिन। ये बाइडेन की तस्वीरें देखिए, बार बार देखिए, बॉडी लैंग्वेज देखिए। हर्षवर्धन त्रिपाठी, सबसे पहले आपसे शुरू कर रहा हूं। ये तस्वीरें बताइए, आज की फीलिंग बताइए, कैसा महसूस करे बताइए, और G20 का मतलब समझाइए। हर्षवर्धन त्रिपाठी, सबसे पहले आप। दुनिया भारत की शक्ति को पहचान रही है और G20 में आप कह रहे हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाली मीटिंग शुरू होने वाली है। मैं ये कह रहा हूं कि वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया है, इसलिए आज दुनिया ऐसी दिख रही है। और यहां के लिहाज से अगर हम बात करें कि दिल्ली में जो बाइडेन से लेकर सभी शक्तिशाली देशों के नेता यहां इकट्ठा हैं, और आपने एक बात कही कि चीन के राष्ट्रपति नहीं है, लेकिन मैं इसको दूसरी तरह से कहता हूं। चीन के राष्ट्रपति के पास इस बैठक में कुछ कहने बताने के लिए था नहीं,
इस बदलते वर्ल्ड ऑर्डर को शायद वो स्वीकार करने की स्थिति में नहीं। उनको पता है कि अमेरिका हो या फ्रांस हो या दुनिया के दूसरे ऐसे शक्तिशाली देश हैं, सऊदी अरब हो, वो सब भारत को आगे एक अगुवा के तौर पर देख रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, 3 महत्वपूर्ण चीजें जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अब ये जीडीपी सेंट्रिक नहीं, ह्यूमन सेंट्रिक वर्ल्ड की बात है। दूसरी जो बात कहते हैं कि रेजिलिएंट और रिलायबल सप्लाई चेन, यानी कोविड के बाद जो चीन के मसले पर हुआ, जिसकी वजह से दुनिया को बहुत नुकसान हुआ, आज वो मंदी की तरफ जा रही थी। अगर भारत नहीं होता तो शायद मुश्किल और बढ़ती। और जो तीसरी सबसे बड़ी बात है कि अब हम कैसे आने वाले समय में दुनिया को कैसे देख रहे हैं, और ये जो तीनों महत्वपूर्ण बातें हैं, इसमें मुझे लगता है कि G20 में एक सहमति के स्वर सुनाई देंगे। जो IMF कह रहा है, जो दुनिया के जो बड़े राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनको जो उम्मीद है कि जो विवाद के बीच में एक सहमति की जगह है, वो है भारत। और इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली, ये जो बहुत कहें कि नारा और जगह, वो दोनों एक दूसरे के साथ तालमेल बिठती है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट आपने कहा जीडीपी नंबर सेंट्रिक नहीं, ह्यूमन सेंट्रिक, वो सबसे इंपॉर्टेंट, जिसका फैक्ट बार बार जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने दिया, बल्कि नेटवर्क 18 मनी कंट्रोल को दिया एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया था कि जीडीपी वो ह्यूमन सेंट्रिक हो गया। आपका लाइवलीहुड कितना बेहतर हो रहा है वो नंबर्स के हिसाब से नहीं होगा। आलोक वत्स साहब, आपका सबसे बड़ा टेक, अभी तस्वीरें आएंगी किसी भी वक्त बाइडेन और मोदी की मुलाकात। आलोक वत्स। देखिए चोपड़ा जी, जो सबसे बड़ी बात हुई है इसमें कि आज पूरा विश्व नरेंद्र मोदी के लीडरशिप को मान रहा है। जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को वो अपना रहे हैं और जिस तरीके से उनकी बातों को सुन रहे हैं। और ये G20 में ये बेसिकली बना था इकोनॉमिक कारणों से, लेकिन बाद में इसमें और भी चीज़ें ऐड हो गई, जैसे कि एनवायरनमेंट के बारे में आ गया ये। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी चीज़ हुई है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो अभी हमारे कलीग ने कहा कि ये जीडीपी से हटके जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे गया है, और जिस तरीके से वो 9 देशों को भी इनवाइट किया गया है जी साउथ अफ्रीका के, ये एक चीज़ दर्शा रहा है कि हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे विश्व को ऊपर उठाना चाहते हैं, सही माने में वसुधैव कुटुंबकम की जो को चरितार्थ करना चाहते हैं। और ये तभी संभव हो रहा है जब नरेंद्र मोदी जैसे कद्दावर नेता को विश्व अपना नेता मानने को तैयार हो गया। लेकिन एक चीज है, पता है, जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, हो सकता है कुछ लोगों को लगेगा कि आज ये बात क्यों करनी चाहिए, लेकिन भारत की राजधानी दिल्ली में देखिए दुनिया के शक्तिशाली नेता पहुंचने लगे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का 7 लोक कल्याण मार्ग यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधिकारिक आवास पर जबरदस्त स्वागत हुआ, और अभी दोनों के बीच बातचीत बताया जा रहा है कि अभी किसी भी वक्त जो है वो तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन दिल्ली से करीब 6300 किलोमीटर दूर, सुनिएगा बड़ी खबर है, दिल्ली से करीब 6300 किलोमीटर दूर बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में यूरोपियन संसद के सदस्यों के साथ एक मीटिंग के बाद राहुल गांधी ने फिर वही कहा जो उन्हें कम से कम इस मौके पर कहने से बचना चाहिए था। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि उनको ये सब नहीं कहना चाहिए, वो अपनी पॉलिटिक्स करें, उनको देश में खोट नजर आती है, वो ठीक है, उनका पॉलिटिकल विचार हो सकता है। लेकिन इस मौके पर एक तरफ दिल्ली में दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता जुटे हुए हैं, पूरी दुनिया के नेता भारत में और भारत की वाहवाही कर रहे हैं। ये नेता, तमाम नेता वर्ल्ड ऑर्डर बदलते भारत की ताकत को करीब से देख रहे हैं, भारत की ताकत को, भारत की संस्कृति को समझ रहे हैं, भारत की विविधता में एकता के दर्शन कर रहे हैं, सनातन के सत्कार के साथ सजे मंडपम में दुनिया की नई महाशक्ति को महसूस कर रहे हैं। उसी समय, टाइमिंग समझिए आप, उसी समय ब्रसल्स में राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत में लोकतांत्रिक संस्थानों पर पूरी ताकत के साथ हमला किया जा रहा है, भारत में अल्पसंख्यकों का बुरा हाल है। मैंने उनका बयान सुना है, देयर आर अटैक्स ऑन माइनॉरिटी, आज भी वो कह रहे हैं, मतलब पूरी दुनिया के नेता भारत में, लेकिन एक भारतीय दुनिया को जाकर बता रहा है कि भारत में हालात इतने अच्छे नहीं, और दलित और निचली जाति के लोगों को भी बख्शा नहीं जा रहा है। देखिए, देश के एक विपक्षी नेता के तौर पर राहुल गांधी सरकार पर सवाल उठा सकते हैं, उन्हें उठाना भी चाहिए, लेकिन हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि जिस समय 140 करोड़ लोगों का भारत दुनिया के बड़े बड़े देशों के सम्मान और सत्कार में जुटा है, और जिसे देखकर दुनिया भर के तमाम नेता गदगद हैं, नमन कर रहे हैं भारत को, क्या ऐसे समय में राहुल गांधी देश पर सवाल उठाने से अभी बच सकते थे? टाइमिंग के हिसाब से कह रहा हूं, मतलब ठीक उसी समय जब दुनिया के नेता
भारत यानी कि हमारे घर में, तब घर के लोगों को बाहर जाकर अपने घर की बुराइयां क्या करनी चाहिए आप लोग तय करिए, मुझे नहीं लगता। लेकिन तस्वीरें हम लगातार और भी अपडेट दे रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति भी पहुंच गए भाई, सीधी तस्वीरें आ रही हैं, लगातार मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला है। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी सब एक कमेंट में इस पर, फिर मैं बाकी मेहमानों पर जाऊंगा। मतलब कोई मौका नहीं, और हर बार मौका दे ही देते हैं बीजेपी को राहुल गांधी। अभी इस समय ब्रसल्स में जाकर बोलना कि भारत में बुरा हाल है, लोकतंत्र का, माइनॉरिटी अंडर अटैक है, नहीं, मुझे तो टाइमिंग बताइए। मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा समय हो गया है। हैं जी, बड़ा अच्छा समय हुआ। राहुल गांधी इसी के लिए पूरी यात्रा प्लान हुई और वो सोचे कि जब दुनिया भर के नेता यहां होंगे तो उस समय हम वहां से बात करेंगे। लेकिन आज ही भारत में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। एक मिनट हर्षवर्धन जी, एक मिनट, मैं तस्वीरों पर बोल देता हूं। तुर्की के राष्ट्रपति है, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक एक करके, क्योंकि तस्वीरें लगातार आती रहेंगी, बदलती रहेंगी, हम लगातार अपडेट देंगे। क्योंकि अभी बाइडेन पहुंचे, जस्टिन ट्रूडो पहुंचे, एक एक करके तमाम राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो पहुंच रहे हैं, और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन, वो अब आपको हम दिखा रहे थे तस्वीरें। बहरहाल बताइए हर्षवर्धन त्रिपाठी, और राहुल गांधी जिसका जिक्र कर रहे थे वो तस्वीर अगर हम दिखा दे, बताइए आप। हर्षवर्धन त्रिपाठी रेसेप तैयब एर्दोगन पहुंचे हैं। भारत में विधानसभा उपचुनाव के नतीजे में त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी का एक मुस्लिम विधायक 70% से अधिक मत पाकर जीता है। राहुल गांधी ब्रसेल्स में कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है और उसके लिए वो भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराने जाते हैं। मोर देन 70% ऑफ द वोट्स, जितने भी पोल हुए हैं। और अगर इसके बाद राहुल गांधी ये बात कहते हैं तो उनके ऊपर हम लोग क्या कहेंगे, दुनिया शायद हंसेगी। उन लोगों को दिख रहा है कि लोकतंत्र किस तरह से भारत में जीवंत है, खूबसूरत है, किस तरह से इस लोकतंत्र की वजह से भारत के लोगों का जो अपना एक, जिसको कहते हैं कि आप कैसे शामिल होते हैं इस लोकतंत्र की भूमिका में, और आप ये कह रहे हैं उसके लिए बाकायदा मंच तैयार करते हैं। एंटी इंडिया, एंटी, जिसको हम कहते हैं ना कि भारत विरोधी यूरोपीय सांसदों के प्रतिनिधिमंडल से मिलते हैं और आप इस तरह की टिप्पणी करते हैं, तो देश को क्या यह दिख नहीं रहा है? और आपको राजनीति यहां करनी, इसके पहले भी आपने ये कोशिश की है और उसके बाद की प्रतिक्रिया जिस तरह की आई थी, कम से कम राहुल गांधी को ये राजनीति करने से बचना चाहिए। लेकिन वो तो ऐसे समय पर बिल्कुल बचना चाहिए। नहीं, वो तो कह सकते हैं ना भाई, सवाल तो उठाने का उनका हक है, अभिव्यक्ति की आजादी है। आप ये कैसे कह सकते हैं, मतलब ये टाइमिंग पर प्रॉब्लम है, ये जो बयान उन्होंने दिया उसका प्रॉब्लम है? हर्षवर्धन त्रिपाठी, लोकतंत्र भारत में जरा सा भी, इसको कहते हैं कि रंच मात्र उस पर कोई दरार भी नहीं है, और वो कह रहे हैं संवैधानिक संस्थाएं ध्वस्त हो रही हैं। इसका मतलब वो जो झूठ लगातार बोल रहे हैं उसको स्थापित करने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय यूनियन के देशों की तलाश कर रहे हैं, जो मुझे लगता है कि लोकतंत्र विरोधी है, और ये लगातार करते हुए भारत में वो अपनी विश्वसनीयता कम कर रहे हैं। नहीं, और अच्छा, लोकतंत्र में मुसलमान खतरे में है ये कहा जाता है, लेकिन मुस्लिम बहुल सीट पर बीजेपी जीत जाती है आज ही जो उपचुनाव, और वो भी 70% मत हासिल करके, बताइए, और मुस्लिम बहुल सीट पर जीतती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर शास्त्री साहब मुस्कुरा रहे हैं, कोई मतलब कोई नाइत्तेफाकी है G20 को लेकर या राहुल गांधी के बयान को लेकर? प्रोफेसर राहुल गांधी के बयान को मैं इस तरीके से देखता हूं, डिफेंस एंड डिप्लोमेसी, अपोजिशन की पार्टी जो भी पार्टी होगा उसका ये प्रिविलेज नहीं बनता है। मैं इस बात के ऊपर हंस रहा हूं क्योंकि कांग्रेस को इतना भी अवगत नहीं है, जो डिफेंस एंड डिप्लोमेसी, ये दोनों चीज़ों के ऊपर जो भी अपोजिशन पार्टी को होगा उसका कोई हक नहीं बनता इस तरीके सार्वजनिक रूप से कोई बातचीत ऐसी कहे। जब देश, पूरा देश ऐसी चीज़ में, जब तक हमें 70 साल 75 साल इंडिपेंडेंस के अंदर कभी भी ऐसा देखने के लिए ऐसा दृश्य इस 130-40 करोड़ आबादी को नहीं मिलेगा, मिला नहीं अभी तक, जो पहली बार मिल रहा है। पूरा दुनिया भर का जितने भी नेता हैं इकट्ठा हो गए पूरा दिल्ली के अंदर इस तरीके से, क्योंकि उनकी शोल्डर टू शोल्डर, हमारा डेमोक्रेसी यही कहता है, इनकी साथ खड़ा होना सरकार की। ये नरेंद्र मोदी नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। सो ये दे शुड, उन लोगों का ये महत्व बनता है प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े रहे और कम से कम प्राइम मिनिस्टर की बात के ऊपर तो चले। लेकिन मैं इस बात के लिए लेकिन एक सवाल है ना संजय राणा, मैं आपके पास आ रहा हूं। संजय राणा, फिर वो कहा जाएगा भाई थीम ही वसुधैव कुटुंबकम है, पूरे दुनिया एक परिवार, तो परिवार में अगर जो है परिवार की बात परिवार में की जा रही है, अगर वो वहां कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है? राणा साहब, अमन जी, ज़्यादा मैं राहुल गांधी जी को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता हूं। अगर हमसे बोला जाए तो मैं उनको एक न्यूयॉर्क टाइम्स
द गार्डियन एंड ग्लोबल टाइम्स से समझता हूँ, क्योंकि जैसे ये हमारे देश की बुराई करते हैं न्यूज़पेपर, वैसे ही राहुल गांधी भी हो गए एक तरह से वर्चुअल न्यूज़पेपर ही कह सकते हैं उनको, और ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए अब हमारे देश में और दिल्ली में वर्ल्ड के जितने बड़े लीडर हैं, लीडर नहीं है, हम जीडीपी का 85% कंट्रीब्यूशन करने वाले देश हैं, 75% ट्रेड करने वाले देश हैं, जो टॉप 10 इकोनॉमी है वो यहाँ पे है, सारी सर्वशक्ति यहाँ पे है, और हम बाहर जाके अपनी देश की बुराई करें तो इससे शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता है। और ये वेल एक्सपेक्टेड था, जिस तरह से चीजें चल रही थी, हमें वेल एक्सपेक्टेड था कि 7, 8, 9, 10 कोई विदेश जाएंगे, लेकिन समाचार आ ही गया कि विदेश चले गए और देश के खिलाफ इन्होंने बोल दिया है। देखिए ये हर समय कोई भी इवेंट उठा के देख लीजिए जो देश के सम्मान में हो रहा है, अमन जी, उसके खिलाफ हमेशा ये बोलते रहे। हमेशा देखिए इलेक्शन हो रहा होगा, महंगाई पर चर्चा करेंगे, सिलेंडर पर चर्चा करेंगे, चाहे किसी भी चर्चा करेंगे। अगर तथ्यात्मक चीजें पूछी जाए तो इनके चाहे प्रवक्ता हो चाहे राजनीतिक विशेषज्ञ हो, बगले झांकते लगते। यही समस्या है कि तथ्यों के तथ्य है नहीं, तथ्य विहीन है। अच्छा, और लेकिन एक चीज हम भी क्लियर कर देते कि हम ऐसा। राहुल गांधी को चुप रहने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहे, मतलब हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि कुछ देर के लिए राजनीति को किनारे रखकर सोचिए कि क्या इस समय कोई भी भारतीय, मतलब छोड़िए कोई भी भारतीय, वो दुनिया के किसी भी कोने में है, वो भारत की आलोचना क्या करना चाहेगा इस समय? ये पूरी दुनिया, मतलब शायद कोई नहीं, लेकिन ठीक उसी समय राहुल गांधी विदेश जाते हैं और वहां अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से बात करते हुए वही सब कहते हैं जो अमेरिका और ब्रिटेन की यात्रा में भी वो कह चुके हैं। ऐसा नहीं कि वो पहली बार है। जब भारत इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी कर रहा है, तब हर एक भारतीय भारत का प्रतिनिधि है, ब्रांड एम्बेसडर है, और राहुल गांधी भी भारत के प्रतिनिधि हैं। और एक देश के प्रतिनिधि के तौर पर इस तरह के बयानों से कम आज तो बचा ही जा सकता था। मतलब आज कल परसों 3 दिन का ये इवेंट है, 2 दिन का है 9-10, लेकिन आज 8-9-10 कह लीजिए। G20 पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर है, और हम कह रहे हैं भारत में बहुत बुराई है, और बाहर जाकर कह रहे हैं विदेशी धरती पर। अच्छा, कहा क्या? एक बार वो बयान सुना दे, एक बार वो बयान सुना दीजिए। एक बार कहा क्या? वो बयान तो सुनाए नहीं, एक बार सुना दीजिए भाई, सुना दीजिए एक बार। But certainly there is an increase in discrimination and in violence in India, and there is a full-scale assault on the democratic institutions of our country. That everybody knows, and internally in India it's been commented on, and globally it's been commented on. Of course minorities are under attack, but so are many other communities. Dalit communities, tribal communities, lower caste communities are also under attack. देखिए, राहुल गांधी ने विदेशी जमीन पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, उन्होंने G20 में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को ना बुलाए जाने पर भी ऐतराज जताया। वो भी सुनिएगा। कहा कि खड़गे देश की 60% आबादी के नेता हैं, उन्हें ना बुलाया जाना देश की 60% आबादी को महत्व ना देने जैसा है। सुना दीजिए एक बार बयान। It tells you that they don't value the leader of 60% of India's population, and you know, it's something that people should think about. Why they're feeling the need to do that, and what is the type of thinking that goes behind that. हालांकि बीजेपी का कहना है कि भाई इस कार्यक्रम में किसी भी राजनीतिक पार्टी या उसके नेताओं को नहीं बुलाया गया, सिर्फ मुख्यमंत्रियों, कैबिनेट मंत्रियों और कुछ उद्योगपति इसमें शामिल होंगे, ये क्लियर कर दिया गया है। अब आप बोलिए, अब आप कंप्लीट कर लीजिए पहले। देखिए, जहां तक राहुल गांधी साहब की बात है, देखिए राहुल गांधी साहब पॉलिटिक्स कर सकते हैं, पॉलिटिक्स करना उनका काम है, विपक्षी पार्टी के नेता पॉलिटिक्स करनी चाहिए, लेकिन देश का विरोध करना, देश के प्रति शब्द बोलना, ये दुखद हो जाता है। देश की कमियां बताना, देश का विरोध कैसे? कमियां हैं, हम ये बता दीजिए 60% की किस कैलकुलेशन से, किस मैथमेटिक्स से, किस यूनिवर्सिटी से पढ़े, तो मुझे नहीं समझ में आता। ये 60%, देखिए तो इंडिया गठबंधन, अमन जी देखिए, हम ये बोलते हैं कि इनको तो बीजेपी को 37% मिला था, रिमेनिंग इनको मिला था। जब टोटल वोट परसेंटेज ही 67% है, तो समझ सकते हैं कितना वोट इनको मिला। जनरल सिवाच, अब डिप्लोमेटिकली एक बार जनरल सिवाच से समझ लेते हैं। पॉलिटिक्स की बात छोड़िए, आज मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स की बात इसलिए करना जरूरी भी नहीं है, लेकिन वो बयान दिखाना जरूरी था, आईना दिखाने के, लोगों को पता लगे कौन कहां क्या कर रहा है। बहरहाल जनरल सिवाच, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय निकाला। पहले आप बताइए, ये तस्वीरें, मुलाकात 8:20, आगे फिर बायलैटरल टॉक, क्या एक्सपेक्ट करें, हमारे लिए क्या मतलब है, और G20 भारत की मेजबानी 18वां G20 क्या मतलब, इसके क्या माने? जनरल सिवाच। बिल्कुल अमन, दो बातें हैं। एक तो अगर आप देखें
कि जो बायलैटरल टॉक हो रही है बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में, वो बहुत अहमियत वाली है, क्योंकि जो मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी गए थे यूएस, वहां से स्टार्ट हुई थी, अब वो क्लेमिनेट होनी है, क्योंकि कांग्रेस ने अप्रूव कर दिया, स्पेशली जो एक प्रकार से जेट इंजन है, जेट इंजन 414 जो कि मैन्युफैक्चर होगा इंडिया के अंदर, जॉइंट प्रोडक्शन होगा, एक प्रकार इलेक्ट्रिकल का, जनरल इलेक्ट्रिकल और HAL का, ये एक काबिल तारीफ है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी आज तक किसी अमेरिका ने नहीं दी दूसरे देश को, और अभी तक इसको कांग्रेस ने अप्रूव नहीं किया था, ये कर दिया, इसकी बातचीत। दूसरा है MQ-9 ड्रोन्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वो 31 ड्रोन भारत को मिलने हैं, उसको भी अप्रूव कर दिया कांग्रेस ने, वो एक काबिल तारीफ है, आपको नॉर्दर्न बॉर्डर और वेस्टर्न बॉर्डर और मैरीटाइम के लिए बहुत जरूरी है। फिर एक कहीं ना कहीं जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है उसके बारे में भी बातचीत हो रही है, G5 G6 के बारे में। और अब मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ये G20 की मीटिंग हो रही है, ये ऐसी क्या चीज है, देखो भारत जो इस G20 का नजरिया बदल दिया, इससे पहले जो देश करते थे 2 से 3 मीटिंग होती थी, इस बार कम से कम 220 मीटिंग हुई, 60 जगह में हुई, 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी। डाइवर्सिटी को भी एक प्रकार दिखाया गया, इन्वेस्टमेंट के तरीके बताए गए, और आज की तारीख में क्लाइमेट है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, टूरिज्म है, हेल्थ है, सबको कवर किया गया। तो मुझे लगता है जिस प्रकार के भारत का कद उभरा है इस G20 में, ये काबिल तारीफ है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट G20 एक ग्लोबल साउथ का एक प्रकार आवाज बन के भारत। हर्षवर्धन त्रिपाठी, एक प्रॉब्लम है, वो चांदी के बर्तनों में खाना परोसा जा रहा है, उससे भी प्रॉब्लम है हर्षवर्धन त्रिपाठी। दरअसल G20 सम्मेलन में आने वाले मेहमानों को चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा जाएगा, ये सबको पता है, और ये बात भी कांग्रेस को नागवार गुजरी है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर और उसके साथ इस खबर को ट्वीट करते हुए कैप्शन में लिखा है कि ये बादशाह के शौक है, चांदी के बर्तन में खाना। त्रिपाठी जी बताइए भाई, ये सब क्यों हो रहा है? देखिए अमन भाई, थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना कि राजनीति हम कितना भी छोड़ें लेकिन राजनीति से बच नहीं सकते। हम लोग तो भारत के लोग हैं, हमारी तो परंपरा है अतिथि देवो भव। हम सामान्य लोग अपने घर परिवार में जिन बर्तनों में रोज खाते हैं, जब कोई अतिथि आता है तो उससे जो सबसे बेहतर हमारे घर में होता है, सबसे अच्छा, सबसे खूबसूरत, अच्छा, ये ट्वीट वो हम दिखाते भी हैं। ट्वीट ये देखिए, ये ट्वीट किया, ये चांदी के बर्तन उसको दिखाया और उसमें ये ट्वीट किया था। जो ट्वीट एक बार दोबारा से दिखा दीजिए ताकि पता लगे दर्शकों को किसकी बात हम कर रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट करा जिसमें लिखा ये बादशाह के शौक हैं, G20 के सम्मेलन में चांदी के बर्तनों में खाना परोसा जाएगा। इसमें भी कांग्रेस पार्टी को प्रॉब्लम हो रही है, वो ट्वीट। हाँ बताइए आप। नरेंद्र मोदी तो इन चांदी और सोने के बर्तनों में खाने के लिए एक तरह से कहें कि वो कोई अपने लिए कोई आयोजन कर नहीं रहे। इस देश ने एक परिवार को राजशाही की तरह जीते, हवाई जहाज में केक काटते, नौसेना के विमान पर छुट्टियां मनाते और दुनिया के हर ऐशो आराम को कुछ परिवार के लिए सीमित रखने तक कर दिया। इस देश ने यह देखा है और इसीलिए जब एक प्रधानमंत्री से लेकर सभी प्रधानमंत्रियों का सम्मान करने के लिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाते हैं, तब भी कहते हैं कि सब कुछ ध्वस्त हुआ जा रहा है। तो देश की चिंता करनी या किसी एक परिवार को करनी, और मैं इसको कहूंगा एक शब्द है क्षुद्र मानसिकता। ये क्षुद्र मानसिकता है। अगर आप इस पर टिप्पणी कर रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, भारत की आज ये स्थिति है कि वो सचमुच इन चांदी के बर्तनों में खिला रहा है तो इसमें कोई गलत नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर ये क्षमता नहीं भी होती तो भी ये करना चाहिए। कोई पुराना पोस्टर भी ट्वीट कर दिया था कांग्रेस के नेताओं ने, वो पता लगा था पुराना है वो पोस्टर, वो जो जिसमें बाद में पता लगा था। ये है क्या ना कि जब आप खोजते हैं, मतलब आपने भी एक शब्द दिया, मैं भी एक शब्द देता हूँ, वो कहते हैं कि विश्व गुरु की ताजपोशी, लेकिन भरे पड़े हैं विघ्न संतोषी। ये विघ्न संतोषी है, शुभ कार्य में होता है ना विघ्न संतोषी, विघ्न पड़ जाए टाइप। नहीं, लेकिन हम लोग तो मानते हैं ना भैया, थोड़ा काला टीका लगा के निकलो तो सब शुभ हो जाता है। प्रधानमंत्री ने भी थोड़ा जिक्र किया, विघ्न संतोषी रहे तो अच्छा ही रहता है। लेकिन एक बात तो तय है ना कि ये हम छोड़ दें, भारतीय जनता पार्टी क्या कहेगी, सरकार क्या कहेगी, हम लोग अभी डिबेट में, दुनिया क्या कह रही है। अभी दुनिया ये कह रही है कि अगर जो मुश्किलें हैं, जो समस्याएं हैं, जिस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको अगर कोई एक देश है तो वो ठीक कर सकता है, भारत। कोई एक नेता है तो वो ठीक कर सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस कुछ और प्रीचिंग कुछ और नहीं करते हैं। जो कहते हैं वही करते हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो जिसको हम कहते हैं कि कार्बन फुटिंग की बात हो, चाहे आप कहें दो देशों के बीच में युद्ध की बात हो, या फिर
कठिन से कठिन समय में भी कमजोर लोगों का हाथ थामना हो, वैक्सीन मैत्री सबको याद है। हमारे पास कुछ है तो दुनिया के किसी भी देश को सोचने की जरूरत नहीं है। हम बाजार नहीं खोलते हैं, लेकिन हम दुनिया का सबसे बड़ा बाजार हैं। इसके बावजूद हमारा व्यवहार वैसा नहीं है। हम मानवता के लिए काम करते हैं, इसीलिए हमारी बात सुन रहे हैं लोग। और शायद यही वजह है कि आज यूएन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उनसे लेकर हर कोई कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। रिफॉर्म की जरूरत है, मल्टीलैटरल रिफॉर्म। कोई बीजेपी का इवेंट थोड़ी ना है सर, ये तो इंडिया का इवेंट है, भारत का इवेंट है, आपका इवेंट है, मेरा इवेंट है, हर भारतीय का इवेंट है। ये कोई बीजेपी का थोड़ी ना, मतलब इसमें कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ले आई और ये कहने लगी कि ये उनके शाही शौक हैं, मतलब जो विदेशी मेहमान आ रहे हैं उनकी खातिरदारी। अब तो सवाल तो मतलब कांग्रेस से भी पूछा जाना चाहिए कि वहां जो परिवारवाद है, क्या वो चांदी के चम्मच के साथ जन्म लेने वाली सोच का परिचायक नहीं है? मतलब ऐसा क्यों होता है कि कांग्रेस जैसी पार्टियों में परिवारवाद इतना हावी रहता है? मतलब एक नेता का बेटा और या बेटी या फिर उनके बेटा या बेटी आगे चलकर पार्टी चलाते हैं। क्या ऐसे लोग चांदी के चम्मच के साथ पैदा नहीं होते? मतलब अंग्रेजी में कहते हैं ना कि बॉर्न विद द सिल्वर स्पून। चांदी के चम्मच वाली असली परेशानी उन पार्टियों में है जिन्होंने इस देश की राजनीति को परिवारवाद जैसे रोक दिए हैं। वैसे सोने चांदी के बर्तनों पर दुष्प्रचार के साथ कांग्रेस मतलब एक पर एक और दुष्प्रचार का आरोप लग रहा है। वो जल्दी से एक बार हम आपको दिखा देते हैं। दरअसल 7 तारीख को ब्रिटेन की मशहूर मैगजीन द इकोनॉमिस्ट ने भारत में हो रही G20 की बैठक को लेकर एक तस्वीर छापी थी और ये फिर कांग्रेस पार्टी ने इस तस्वीर को ट्वीट करा कि इस तरह से होगा विदेशी मेहमानों का स्वागत, जिसमें मोदी जी को इतना बड़ा दिखा दिया और बाकी लोगों को छोटा दिखा दिया। फेक न्यूज़ फैलाई थी। पवन खेड़ा जी ने ट्वीट करा, बाद में पता लगा ये इस वक्त की तस्वीर थी नहीं, ये पुरानी थी, ये थी ही नहीं इस वक्त की। तो जो शब्द दिया विघ्नेश संतोषी, आप कुछ भी नाम उसको दे सकते हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होंगे। छोटा सा ब्रेक, क्योंकि मुलाकात का इंतजार और द्विपक्षीय बातचीत और तस्वीर भी आएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। पोस्ट के मुताबिक हाइकुई तूफान की शुरुआत दक्षिण चीन सागर से हुई। इसके बाद उसने ताइवान के दक्षिण इलाके में जमकर कोहराम मचाया और फिर आगे बढ़ते हुए तूफान चीन के दक्षिणी इलाकों पर कहर बनकर टूटा और इसका सबसे ज्यादा असर चीन के फुजियान प्रांत में दिखा। वहां तूफान की वजह से आई बाढ़ के बाद करीब 3 लाख लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। लेकिन चीन के मौसम विभाग की माने तो ये तूफान अभी और तबाही मचा सकता है, क्योंकि अगले कुछ दिनों में इसके चीन के पश्चिमी इलाकों की ओर बढ़ने की आशंका जताई गई। उधर अमेरिका के वॉशिंगटन राज्य से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने सबकी सांसें अटका दी। वहां जंगल में लगी आग के बीच एक पुलिसकर्मी अपनी जान की परवाह न करते हुए धधकते जंगल में न सिर्फ घुसा बल्कि उसने कई लोगों की जान भी बचा ली। ये वीडियो 18 अगस्त का बताया गया, जो अब सामने आया। और उस वीडियो में वो पुलिस वाला जंगल में लगी भीषण आग के बीच लोगों का रेस्क्यू करता दिखा। अमेरिका के वॉशिंगटन से जो वीडियो सामने आया उसमें वो पुलिस वाला एक आदमी को जंगल की तरफ जाने से रोकने की कोशिश करता दिखा, लेकिन वो आदमी नहीं माना और अपने पालतू जानवरों को बचाने की बात कहते हुए जल रहे जंगल की तरफ दौड़ पड़ा, जिसके बाद वो पुलिस वाला भी गाड़ी से उसके पीछे जाने लगा। वीडियो में वो जल रहे जंगल के बीच से गुजरता दिखा। सड़क के दोनों तरफ जलते हुए कई पेड़ दिखे। पेड़ों से आग की चिंगारी और लपटें उठती नजर आईं। धुएं की वजह से वहां कुछ भी देख पाना मुश्किल था, लेकिन इसके बाद भी वो जंगल को पार करते हुए दूसरी तरफ पहुंच गया। इसके बाद वो वहां मौजूद लोगों से पीछे हटने की अपील करता दिखाई दिया, क्योंकि वहां के जंगल में जो आग लगी थी वो कुछ ही दिनों में हजारों एकड़ के दायरे में फैल गई और उस आग की वजह से कई दिनों तक वॉशिंगटन राज्य के प्रशासन की सांसें फूली रहीं। क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा था जंगल में लगी आग रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ती जा रही थी। वॉशिंगटन प्रशासन के मुताबिक जंगल में यह आग 18 अगस्त को लगी थी और पुलिस वाले का लोगों के रेस्क्यू करने का वीडियो भी उसी दिन का है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 18 अगस्त को जंगल में लगी आग कोई प्राकृतिक घटना नहीं थी, मतलब आसमान से बिजली गिरने या फिर गर्मी की वजह से वहां आग नहीं भड़की थी, बल्कि ये इंसानों की वजह से लगी थी। हालांकि सही वजह का पता नहीं चल सका, लेकिन इस आग ने वहां के जंगल के साथ साथ उस पूरे इलाके को तबाह कर दिया। अमेरिका के मीडिया के मुताबिक ज्यादातर हिस्सों में लगी आग को बुझा लिया गया, लेकिन इससे वहां 10,000 एकड़ जमीन जलकर राख हो गई और 100 से ज्यादा मकान जल गए। इस घटना में एक आदमी के मरने की भी खबर है। और इधर मध्य प्रदेश के इंदौर से खुदकुशी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक वहां एक होटल व्यवसायी ने अवैध पिस्तौल से खुद ही को गोली मार ली और जिसके बाद 7 पन्ने का सुसाइड नोट लिखा। और मौत की वजहों के बारे में कई पत्र घर के अलग अलग हिस्सों में चिपका दिए, जिसमें उसने तमाम बातों का जिक्र किया, जैसे सबसे पहले कमरे में कौन आएगा, सबसे पहले क्या करना है, उसके शव को किसे देना है। इतना ही नहीं, पुलिस को मिले सुसाइड नोट में उसने इस बात का भी जिक्र किया कि उसने 9 साल पहले ही सोच लिया था वो 30 साल तक ही जिंदा रहेगा। पुलिस ने 7 पन्ने का सुसाइड नोट और घर की दीवारों पर चिपकाए गए पन्ने बरामद कर लिए। साथ ही
जिस पिस्तौल से उस आदमी ने खुदकुशी की वो पिस्तौल भी बरामद कर ली। अरब लड़ाकों को खत्म करने के लिए एसडीएफ ने बड़ी संख्या में आईएसआईएस के आतंकियों को जंग के मैदान में उतार दिया। ये वो आतंकी हैं जिन्हें सीरिया में अमेरिका की सेना ने एसडीएफ के साथ मिलकर पकड़ा था, जिन्हें अरब लड़ाकों से लोहा लेने के लिए एसडीएफ ने जंग के मोर्चे पर तैनात कर दिया। मतलब अमेरिका के समर्थन वाले एसडीएफ ने अरब लड़ाकों के खिलाफ आईएसआईएस के गिरफ्तार आतंकियों को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इन आतंकियों को सीरिया के देर जोर प्रांत के उन इलाकों में तैनात। और मुलाकात की पहली तस्वीर, जिस तस्वीर का इंतजार पूरी दुनिया, सिर्फ देश नहीं, सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया जिस तस्वीर का इंतजार कर रही है, देखिए आपके सामने कई मुद्दों पर बातचीत हो रही है। और देखिए मुलाकात की तस्वीर आ चुकी है। बड़ी खबर है, जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों के चेहरे पर मुस्कान है, कॉन्फिडेंस का भाव है, बॉडी लैंग्वेज आप देखकर समझ सकते हैं। और अलग अलग तस्वीरें हैं भाई, अलग अलग तस्वीरें हैं। जो बाइडेन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बॉन्डिंग वैसे भी बहुत बेहतरीन है। अभी जुलाई के महीने में इसी साल जब मिले थे तब भी इसी तरह की तस्वीरें आई थी, और अब एक बार फिर से वही तस्वीरें। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ये आप कह लीजिए इससे पहले 2 बायलैटरल टॉक हो चुकी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरिशस और शेख हसीना के साथ, और ये तीसरी आज की बायलैटरल टॉक। कुल 15 बैठकें होंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आने वाले 3 दिनों में। हर्षवर्धन त्रिपाठी तस्वीरों पर बताइए भाई, बॉडी लैंग्वेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन। भला हुआ नहीं आया, अब लोग अनुमान लगाएं। लेकिन कुल मिलाकर यह है कि देखिए, दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता जब मिलते हैं तो आप अगर उसको एक कहते हैं ना कि डिसाइडिंग फैक्टर दुनिया कैसे चलेगी, और जब हम आज ये कह रहे हैं तो ये अमेरिका की एक जरूरत है, भारत की भी जरूरत है, लेकिन अमेरिका की जरूरत इसलिए है क्योंकि अमेरिका जहां खड़ा है वहां से वो नीचे की तरफ आ रहा है, भारत ऊपर की तरफ जा रहा है। जहां दोनों का मीटिंग पॉइंट है वहां ये भाव आता है, ऊपर चढ़ते हुए और नीचे उतरते हुए दोनों का भाव, ठीक वही भाव मुझे दिख रहा है। और जो सबसे अच्छी बात है कि दोनों के बीच में बहुत सहजता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन बहुत सहज हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो उनकी अभी अमेरिका की यात्रा हुई थी उसमें जो कुछ भी भारत और अमेरिका के बीच में द्विपक्षीय समझौते हुए, जिन बातों पर आगे बढ़ने की बात हुई। और एक बात मैं कह दूं, ये सबको सुनना चाहिए कि एक समय में जो 80s में हम मौका चूक गए और मैन्युफैक्चरिंग में चाइना ने वो एक तरह से कहें कि बाजी मार ली, अब हम वो बाजी नहीं मार रहे हैं, पीछे नहीं हो रहे हैं। अब मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया में जो तकनीक का होगा, वीडियो आ गया भाई, वीडियो आ गया, तस्वीरें आ गई हैं, वीडियो आ गया। अब तक ये तस्वीरें अब आप देखिए, जो बाइडेन पहुंचे 7LKM, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैंडशेक किया, स्वागत किया, और ये 7 लोक कल्याण मार्ग, उसके बाद फोटो आप दोनों वॉक करते हुए। और देखिए कंधे पर हाथ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जो बाइडेन का, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का हाथ, फिर बातचीत हो रही है, हैंडशेक, बॉडी लैंग्वेज, दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट, और इन्हीं तस्वीरों का इंतजार। देखिए ये वाकई में बताया जा रहा है कि आज की मुलाकात जो होने जा रही है, जो आगे बायलैटरल टॉक होगी, वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। और फिर ये अब जो है लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इन्हीं तस्वीरों का इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव कह लीजिए अभी जो है वो बायलैटरल टॉक, और उसके बाद डिनर, और फिर कल G20 सम्मेलन में शामिल होंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, और फिर परसों जो है वो गांधी जी राजघाट वहां पर जाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। ये तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे। जनरल सिवाज, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखो इनकी केमिस्ट्री देखो, कितना लग रहा है कि आपस के अंदर एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, एक ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी के हेड दोनों मिल रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि जो भी पहले प्लान किया गया था, जो पिछली बार प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे अमेरिका में, जो भी बातचीत हुई थी वो सब की सब सफल हुई। जिस प्रकार से मैं बता रहा था, जेट इंजन की बात थी, MQ-9 ड्रोन की बात थी, और अभी बातचीत है क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की, ये सभी की सभी बातों में मुझे लगता है अप्रूवल होने वाला है। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आज जो भारत एक पूरे वर्ल्ड के लिए एक लीडर बन के उभरा है ग्लोबल साउथ का, वो देख के बनता है कि सभी बड़ी बड़ी कंट्रियां भारत की तरफ झुक रही हैं, और वो समझ रही हैं कि आज एक भारत ऐसा देश है जो कि फास्टेस्ट इकोनॉमी था बिफोर कोविड-19 और फास्टर ग्रोइंग इकोनॉमी आफ्टर कोविड-19। और आज भारत ने यह दिखा दिया है कि वो एक प्रकार से लीडर बन सकता है, वो एक प्रकार से यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक परमानेंट मेंबर बनना चाहिए। मुझे लगता है कि आज भारत की जो स्थिति देख के ऐसा लगता है, जिस प्रकार से प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो बाइडेन की केमिस्ट्री है,
कि आज इंडिया हैज अराइव्ड और इंडिया की जो एक प्रकार से जो रिप्रेजेंटेशन है डेवलपिंग कंट्री, देखो एक चीज मान के चलना पड़ेगा कि भारत ने यह कर दिखाया है G20 में, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री के बीच में ब्रिज जो है एक बन के उभरा है। नहीं तो क्या था, गैप बहुत था, आपस में शक था। और जिस प्रकार से क्लाइमेट के बारे में निकला है, प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है जब तक आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे डेवलप कंट्री से डेवलपिंग कंट्री में, तो क्लाइमेट को के साथ आप लड़ नहीं सकते। मुझे लगता है ओवरऑल जिस प्रकार से ये कार्रवाई हो रही है, जिस प्रकार से रिलेशनशिप भारत और अमेरिका के बढ़ते जा रहे हैं, ये एक स्टेबिलिटी फैक्टर है। और ये भी सच्चाई है कि कहीं ना कहीं ये रहता सी जिनपिंग नहीं आए, और सी जिनपिंग किस मुंह आए वो नहीं देख सकते भारत का कद। आज भारत का कद बहुत ऊंचा है। चंद्रयान 3 जब लैंड किया मून के बाद, और जब से भारत के अंदर 200 से ज्यादा मीटिंग हुई हैं, सभी कह रहे हैं कि भारत एक बहुत बड़ी इमर्जिंग इकोनॉमी है। आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, आने वाले में तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा। तो मुझे लगता है कि जो शी जिनपिंग नहीं आए वो अपनी मर्जी से नहीं आए, वो किस मुंह आते। आलोक जो बॉडी लैंग्वेज देखने को मिल रही है और जो नरेंद्र मोदी मिल रहे हैं, ये वो नरेंद्र मोदी नहीं है। एक मजबूत भारत मिल रहा है एक मजबूत अमेरिका से। आज हमारी जो इकोनॉमिक शक्ति है वो कहाँ पहुँच गई है? 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी में हम हैं और तीसरे की कवायद में है। जब वर्ल्ड बैंक, IMF, सारे लोगों का कहना है कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और उसके बाद जो हमारी सैन्य शक्ति है वो पहले क्या थी, आज की डेट में क्या है। पहले हम दूसरे देशों से लाते थे, आज हम दूसरे देशों को दे रहे हैं। और जिस मजबूती के साथ इकोनॉमिकली और उसके साथ साथ सैन्य शक्ति हमारी बढ़ी है, उससे पूरा विश्व सराहा हुआ है और अब हमारी ग्लोबल लीडरशिप को मान्यता देने के लिए बाध्य हो गया है। संजय भाई, ये तस्वीरें शायद सभी इंतजार कर रहे थे, पूरी दुनिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो बाइडेन, केमिस्ट्री, बॉडी लैंग्वेज और इंपॉर्टेंट इश्यूज। जी अमन जी, बिल्कुल। ये 20 साल में मैंने, देखिए मैं और बाइडेन का पहला दौरा है प्रेसिडेंट बनने के बाद, मैं तो 20 साल से ऐसी केमिस्ट्री में किसी राजनेताओं के बीच में नहीं देखा, और हिंदुस्तान के राजनेताओं के बीच में तो कभी नहीं देखा। जिस तरह से आप देख रहे मिलना है, जैसे लगता है दो मित्र मिल रहे, दो राजनेता नहीं मिल रहे, दो मित्र मिल रहे। और ये मित्रता सिर्फ जो बाइडेन और मोदी के बीच में नहीं है अमन भाई, यही मित्रता दूसरे राजनेताओं के साथ भी है। अभी जो हमारे वर्धन साहब बोल रहे थे, हम बात कर रहे थे मैन्युफैक्चरिंग की, आपको विश्वास नहीं होगा 1990 में हमारी जो पर कैपिटा इनकम थी 348 थी और चाइना की 318 थी, लेकिन वो 20 साल में मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। लेकिन मोदी के आने के बाद से जी की ट्विस्टिंग कैसे हुई, मैं ट्विस्ट बता रहा हूं। 37% जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी वो घट करके उसकी जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन 27% हो गया है। तो कहीं नहीं कि तिलमिलाहट चीन को है, और ये चीन की तिलमिलाहट क्यों है? क्योंकि जिस तरह मोदी ने अपने आप को प्रेजेंट किया है वर्ल्ड फोरम में कि भाई अल्टरनेटिव जो है वो भारत है, चीन को भी है, और मतलब चाइनीज पीएलए के पेरोल पर जो कुछ लोग हैं उनको भी है, मतलब सिर्फ चीन को नहीं है, यहाँ पर भी मैंने कल लेकिन अगले हम बोल लीजिए जल्दी। मैं एक ट्वीट देखा था, बोले थे ट्वीट में कल देखा, इसका रिप्लाई मैंने किया था। एक कांग्रेसी बड़े नेता थे, नाम नहीं लूंगा उनका, उन्होंने बोला था कि इन एंकरों को उसमें नहीं जाना है। तो मैंने यही प्रश्न पूछा था कि आपके पेरोल पे है जो उनके ही शो में जाने वाले हैं कि नहीं जाने वाले। तो ये डिफरेंशिएट करता है नेशनलिज्म और एंटी नेशनल के बीच में, डिफाइन कर देता है। जनता का शो है, शो किसी का मोहताज नहीं, कह देते हैं लोग, कहने वाले तो अमन भाई कुछ भी बोल देते हैं। बार बार जिसका जिक्र हो रहा है ना, अगले 72 घंटे 3 दिन, अगले 72 घंटे भारत के लिए बहुत अहमियत रखते हैं, पूरी दुनिया के लिए। और इन 72 घंटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉन स्टॉप बताया जा रहा है कि लगातार बैठकें होने जा रही हैं। 15 बैठकें होंगी, 2 हो चुकी हैं, तीसरी चल रही हैं, 12 और है। ये बायलैटरल की बात कर रहा हूं मैं, बार बार ये सिर्फ बायलैटरल की बात कर रहा हूं। और मोदी का शेड्यूल इतना टाइट है, ये भारत के लिए टाइम बिल्कुल राइट है। रिपोर्ट देख रही है 72 घंटे में कैसे बदल जाएगी दुनिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो एक नाम, वो एक चेहरा और वो एक शख्सियत जिनकी बदौलत आज भारत को वैश्विक मंच पर एक नई ताकत, एक नई पहचान और एक नया रुतबा हासिल हुआ है।
तभी तो पीएम मोदी के बारे में कहा जाता है कि मोदी हैं तो मुमकिन है। ये मोदी मैजिक ही तो है जिसने दुनिया के उन देशों के साथ भारत के रिश्तों को नए सिरे से परिभाषित किया है जिनके बारे में कुछ समय पहले तक बात भी नहीं होती थी। यही वजह है कि 2023 में जब भारत को G20 की अध्यक्षता मिली तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा था कि मोदी के नेतृत्व में भारत को ग्लोबल लीडरशिप के रूप में देखना अद्भुत और भारत G20 की अध्यक्षता के लिए सही समय पर सही देश है। प्रधानमंत्री मोदी जब कोई जिम्मेदारी उठाते हैं तो वो उसके लिए खुद को पूरा समर्पित कर देते हैं और G20 सम्मेलन की तैयारियों के दौरान पूरी दुनिया पीएम मोदी के एक नॉन स्टॉप अवतार को देखकर हैरान है। This is the peak of a very successful and extremely impressive presidency. India has been like no other president before, and I say that because Germany was also a president before, has put the G20 or elevated the G20 to the next level. I think 500 meetings all over India. People now all of a sudden know cities like Nagpur, or my respect and my admiration goes out to the Indian protocol, to the Indian Sherpa team around Amitabh Kant and the Indian government, of course. I think they did a brilliant job. Now, and they did this job in a very difficult time. I think this is maybe the most difficult, politically the most difficult G20 presidency. G20 सम्मेलन के दौरान भारत के लिए अगले 100 घंटे बहुत अहम साबित होने वाले हैं और इन 100 घंटों तक प्रधानमंत्री भी सुपर बिजी रहने वाले हैं। पीएम मोदी की आइटिनरी देखकर ही आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। 8 से 10 सितंबर तक पीएम मोदी ग्लोबल लीडर्स के साथ 15 से ज्यादा द्विपक्षीय बैठक करेंगे। 8 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस के प्रधानमंत्री, बांग्लादेश की राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति से द्विपक्षीय बात करेंगे। 9 सितंबर को G20 सम्मेलन में शिरकत करने के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटेन, जापान, जर्मनी और इटली के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। 10 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ लंच मीटिंग करेंगे। इसके अलावा वो 10 सितंबर को ही कनाडा, कोमोरोस, तुर्की, यूएई, साउथ कोरिया, यूरोपियन यूनियन, ब्राजील और नाइजीरिया के राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। भारत जिस तरह से G20 की मेजबानी कर रहा है, उसे देखकर पूरी दुनिया में पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना हो रही है। और जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक स्तर पर भारत का रुतबा बढ़ाया है, उसे देखकर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी उनके मुरीद बन गए हैं। खास तौर पर भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा, मैं बहुत खुश हूं, भारत के जिम्मे G20 की अध्यक्षता का मौका मेरे जीवन काल में आया और मैं भारत को G20 शिखर सम्मेलन के लिए आ रहे विश्व नेताओं की मेजबानी करते हुए देख रहा हूं। विदेश नीति का घरेलू राजनीति पर असर होता है, लेकिन ये संतुलित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कूटनीति और विदेश नीति का उपयोग दलगत या व्यक्तिगत राजनीति के लिए नहीं किया जाए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार G20 के मंच से एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत होगी और प्रधानमंत्री मोदी ने G20 सम्मेलन के शुरू होने से पहले ही इसकी शुरुआत भी कर दी थी। दरअसल ये पहली बार है कि G20 के सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर अफ्रीकन यूनियन के नुमाइंदे शामिल हुए हैं। अफ्रीकन यूनियन के 55 देश शामिल हैं। इतना ही नहीं, G20 सम्मेलन से पहले 7 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भारत आसियान शिखर सम्मेलन में शिरकत करने गए थे। उसके बाद वो पूर्वी एशिया सम्मेलन में भी शामिल हुए थे। यानी G20 सम्मेलन से पहले ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक तूफानी दौरा था। एशिया हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, अमेरिका हो या फिर साउथ अमेरिका, इस वक्त मोदी नाम का डंका पूरे विश्व में गूंज रहा है। ये प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति का ही कमाल है कि आज वैश्विक स्तर पर भारत ने दुनिया के ज्यादातर देशों के साथ दोस्ती के नए आयाम कायम किए हैं। विकसित और विकासशील देशों के साथ ये मजबूत कूटनीति संबंध बताते हैं कि विश्व गुरु बनने की राह पर आगे बढ़ रहे भारत के लिए दोस्ती के मायने क्या हैं, और ये सब प्रधानमंत्री मोदी की बदौलत मुमकिन हो रहा है।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी खबर ट्वीट किया है। अभी ट्वीट चेक कर पा रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट @POTUS यानी कि जो बाइडन, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, उनको लेकर ट्वीट किया है। प्राइम मिनिस्टर एंड जो बाइडन आर होल्डिंग टॉक्स एट 7 लोक कल्याण मार्ग इन दिल्ली। Their discussions include a wide range of issues and will further deepen the bond between India and USA. यानी कि कई मुद्दों पर बातचीत होगी। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, पीएमओ इंडिया की तरफ से ट्वीट किया गया, उसमें लिखा गया दे डिस्कशन इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ इश्यूज, कई मुद्दों पर बातचीत होगी एंड विल फर्दर डीपन द बॉन्ड बिटवीन इंडिया एंड यूएसए, यानी कि भारत और अमेरिका के रिश्तों को और प्रगाढ़ बनाएगा। कई मुद्दों पर बातचीत होगी। द्विपक्षीय बातचीत शुरू हो चुकी है। 8:46 हो रहे हैं। द्विपक्षीय बायलैटरल टॉक इस वक्त चल रहा है। 8:46 हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडन के बीच बायलैटरल टॉक शुरू हो चुकी है। लेकिन भारत मंडपम के डिजिटल एक्सपीरियंस जोन जो वहां पर बनाया गया भारत मंडपम में, जहां सनातन का ज्ञान है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है। ये रिपोर्ट देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। दिल्ली में महाशक्तियों का संगम हो रहा है। और इस मौके पर दुनिया की प्राचीन संस्कृति और मॉडर्न भारत की तस्वीर पेश की जा रही है। भारत मंडपम के डिजिटल एक्सपीरियंसेस जोन में गीता का सार है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मेहमानों के सवाल का जवाब देने के लिए गाइड भी है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोकतांत्रिक भारत का इतिहास और वर्तमान की शानदार तस्वीर G20 में दिखाई जा रही है। G20 देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे ही भारत मंडपम में एंट्री लेंगे, सबसे पहले AI एंकर भारतीय अंदाज में उनका स्वागत करेगी। G20 समिट में आने वाले मेहमानों को गीता ज्ञान भी मिलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित गीता कियोस्क बनाया गया है, जो डेलीगेट्स के सवालों का जवाब देगा। आध्यात्म, जीवन, दर्शन और रहस्य से जुड़े सवाल वर्ल्ड लीडर पूछेंगे तो उन्हें गीता के आधार पर उसका जवाब मिलेगा। AI से भागवत गीता के श्लोकों के आधार पर तार्किक जवाब मिलेगा। इसमें सभी भारतीय भाषाएं और G20 देशों की भाषाओं के अनुवाद की सुविधा भी है। एज लिखता हूँ और उसके बाद जेंडर सेलेक्ट किया और ये अब सवाल आ गए हैं जो गीता से रिलेटेड या अपने जीवन से रिलेटेड मैं कोई भी सवाल इसमें जानना चाहूंगा तो इस तरीके से जवाब मिलेंगे। तो एक तरह से गीता का सार जो है वो डिजिटली दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये सवाल था आपका, माय फेलियर्स लीड मी टू फील अ सेंस ऑफ गिल्ट, हाउ कैन आई ओवरकम सच अ पेनफुल फीलिंग। तो इसका एक गीता का श्लोक से 38 नंबर का श्लोक से जवाब आ गया और इसको आपको पूरा जवाब मिल गया। तो आप इससे बारे में आप जाकर के हमेशा जब कभी परेशान हो, ये तनावग्रस्त हो, तो अपने सवालों को गीता से पूछिए और गीता से उसका ज्ञान पाइए और जीवन में आपके जो तनाव होगा, जो परेशानी होगी, दूर हो जाएगी। वॉल ऑफ डेमोक्रेसी में विदेशी मेहमान भारत का 5000 साल का लोकतांत्रिक इतिहास देखेंगे। ये दीवार 26 स्क्रीन पैनल से मिलकर बनी है। इस 26 पैनल में अलग अलग समय की कहानियां हैं। वैदिक युग से लेकर आधुनिक भारत के चुनाव तक हर कालखंड में भारत की कहानी दुनिया देखेगी और सीखेगी। ये पैनल फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से जान लेते हैं कि व्यक्ति किस भाषा को समझता होगा, फिर उसी भाषा में जानकारी देते हैं। G20 में आने वाले वर्ल्ड लीडर्स इसमें भारत की डिजिटल ग्रोथ की तस्वीर देखेंगे। यानी कोई फ्रेंच में सवाल पूछेगा तो फ्रेंच में जवाब मिलेगा, कोई तमिल तेलुगु में पूछेगा तो उसे उसमें जवाब मिलेगा। डिजिटल जोन में एक आकर्षक जगह है जहां साइकिल चलाकर भारत की डिजिटल क्रांति के बारे में जाना जा सकता है। इस जोन में साइकिल चलाकर आप भारत के विकास हाईवे पर बढ़ते जाएंगे और रोचक जानकारी भी मिलती जाएगी। सारी इंडियन लैंग्वेजेस और 14 मेंबर G20 मेंबर कंट्री लैंग्वेजेस एडेड है। तो आप इसमें जाओगे, आप लिखोगे हाय एंड वो आपसे पूछेगा कि आप कौन सी लैंग्वेज में जानना चाहोगे। तो अगर मैं हिंदी में करना चाहूंगी तो आई विल सिलेक्ट ऑन इंडियन लैंग्वेजेस एंड यहाँ पे जाके मैंने हिंदी सिलेक्ट कर लिया है। हिंदी सिलेक्ट करने के बाद वो अपना एक परिचय देगा, इंट्रोड्यूस करेगा कि जुगलबंदी क्या है। इट्स एक्चुअली अ सॉफ्टवेयर स्टैक दैट कंबाइंस द पावर ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यूजिंग GPT एंड अदर ओपन सोर्स लैंग्वेज मॉडल्स एज वेल एज भाषिनी। हियर इसने पूछा है आपका प्रश्न क्या है। अब अगर मैं पूछना चाहूंगी कि G20 के कौन कौन सदस्य हैं, and this will ensure that it gives the answer in both voice as well as text. This is again using Bhashini.
प्रदर्शनी में ये दिखाया गया है कि भारत ने बीते कुछ साल में टेक्नोलॉजी फील्ड में क्या क्या हासिल किया है। डिजिटल इंडिया एग्जीबिशन में 3 चीजों पर फोकस है: ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ गवर्नेंस। क्या यहाँ पर जो आने वाले मेहमान या आने वाले पत्रकार हैं उनके लिए क्या नई चीज है यहाँ पर? बिल्कुल। इंडिया में यूपीआई रियल टाइम डिजिटल पेमेंट ने एक क्रांति ला दी है और जितने भी हमारे फॉरेन डेलीगेट आ रहे हैं हम उन सबको ये एक्सपीरियंस कराना चाह रहे हैं कि यहाँ पर कैसे ये हुआ है। उसके लिए हमने सबसे पहले उनके लिए एक वॉलेट क्रिएट करा है जिससे कि वो खुद अपने मोबाइल फ़ोन से, फॉरेन के मोबाइल फ़ोन से यहाँ पर ट्रांजैक्शन कर सकें। और वो यहाँ पर आते हैं, हमने एक स्टॉल बनाया है, यहाँ पे खूब फॉरेन डेलीगेट आ रहे हैं। ये एक मौखिक मर्चेंट पकड़ लीजिए आप इसको, ये पकड़ लीजिए कि ये एक दुकानदार है जहाँ पर कई सारी सामान अवेलेबल हैं। फॉरेन डेलीगेट खुद अपने मन से प्रोडक्ट चूज कर रहा है, उसको क्या प्रोडक्ट लेना है, और उसके बाद वो उसका पेमेंट कर रहा है खुद अपने मोबाइल फोन से रियल टाइम में। और ये पेमेंट आप अपने यूपीआई के जरिए कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ये रियल टाइम में आप पेमेंट कर सकते हैं और उसी टाइम पर आपका प्रोडक्ट नीचे एक सक्सेस मैसेज भी आएगा। और देखिए आप, तो 20 रुपए का पेमेंट किया गया इनकी तरफ से और 20 रुपए पे इन्होंने अपना सामान चूज किया था जिसका अब इंतजार कर रहे हैं कि वो नीचे आएगा। पेमेंट सक्सेसफुल आपकी आ गई बिल्कुल, है बिल्कुल। और दुकानदार अपना काम कर रहा है। बिल्कुल, दुकानदार अपना काम कर रहा है, दुकानदार ने सामान दिया है। यही दुकानदार फॉरेन डेलीगेट के लिए मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस हो रहा है ये चीज का। उनको हम सारी चीजें दिखा रहे हैं कि कैसे आप कोई भी एप्लीकेशन जैसे कि पेटीएम के साथ उनके वॉलेट, पोस्टपेड वगैरह चीजों से रियल टाइम पेमेंट कर सकें। यानी आप किसी भी अपने यूपीआई चाहे आप किसी भी मोड पे हो आप बिल्कुल कर सकते हैं। पूरे खाते से आपके बैंक अकाउंट से डायरेक्टली पेमेंट होता है। एग्जीबिशन की एंट्री पर एआई होलो बॉक्स रखा है। इस होलो बॉक्स में एआई एंकर दिखती है। ये एंकर विदेशी मेहमानों का स्वागत करेगी। इसमें एडवांस वॉइस क्लोनिंग टेक्नोलॉजी है जो रियल एंकर वाली फील देती है। होलो बॉक्स में फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, यानी अगर अमेरिकी राष्ट्रपति होलो बॉक्स के सामने खड़े होते हैं तो एंकर उन्हें पहचान लेगी, फिर उनसे उन्हीं की भाषा में बात भी करेगी। और आपको बता दें, इस वक्त मुलाकात चल रही है जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 लोक कल्याण मार्ग। सबसे महत्वपूर्ण आज की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बायलैटरल टॉक और कुल मिलाकर 15 द्विपक्षीय बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन 3 दिनों के दौरान करेंगे। वैसे भारत में बाइडेन और मोदी की मुलाकात की तस्वीरें दुनिया देख रही है और पड़ोसी बहुत परेशान है। रिपोर्ट देखिए आप। G20 में दुनिया की महाशक्तियां भारत में जमा हो रही हैं और पाकिस्तानी भारत आने वाले पावरफुल नेताओं को देखने के लिए टीवी से चिपके हैं। वहीं पाकिस्तानी आवाम और सरकार के दिल की धड़कनें भी बढ़ गई हैं। जो बाइडेन इंडिया आ रहे हैं 9-10 को मीटिंग है, 7 को वो जी इंडिया में लैंड कर रहे हैं, इंडिया घूमेंगे फिरेंगे, मीटिंग्स भी करेंगे। क्या वजूहात है कि अमेरिका जो है हमें इग्नोर करता जा रहा है और अपनी जो टाइज है इंडिया के साथ स्ट्रॉन्ग कर रहा है? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि वो तो बहुत बड़े आप बंदे की बात कर रहे हैं ना कि अमेरिका का सदर है। कोई गैर मुल्क का आम इंसान भी पाकिस्तान में आना पसंद नहीं करता। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा है क्या? ठीक है, हाँ आते ज़रूर हैं लोग, लेकिन गुर्बत देखने का मज़ा लेते हैं। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि हमारा मुल्क जो है वो वैसे ही सूद पे चल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत में है और पाकिस्तान को डर लग रहा है कि दुनिया के सबसे बड़े मंच से भारत कहीं पाकिस्तान पर जोरदार तमाचा न जड़ दे, क्योंकि पाकिस्तान समेत दुनिया देख रही है भारत की शान। और ये वो मान सम्मान और शान है जिसे आज प्रधानमंत्री मोदी ने उस शिखर पर पहुंचा दिया है जिस शिखर की तरफ दुनिया देख रही है। आपको भी मॉडल आई विश कि आपको भी उस तरह का कोई मॉडल मिले जो आपको नेशनलिज्म के लिए आपको उभार सके। नेशनलिज्म आपको एज ए कौम वो बताए कि आगे तरक्की किस तरह करें, जाना किस तरह। अब उसमें मैं एक और बात बताना चाहूंगा आपको जो मैं क्वाइट इंप्रेसिव, आजकल जो वाशिंगटन डीसी में मुख्तलिफ तनाज़र से जो बातें हो रही हैं, जिसके बारे में कई आर्टिकल भी लिखे जा चुके हैं कि अमेरिका और भारत की जो पार्टनरशिप है, आइदर उसमें भारत जो है वो डिलीवर कर पाएगा अमेरिका की एक्सपेक्टेशंस, और उसमें वो बड़ी खूबसूरती से बैलेंस उन्होंने किया हर चीज को। ये भी रिमार्केबल।
चाहे उसका क्रेडिट मोदी साहब को दें, डॉक्टर जयशंकर को दें। अमेरिका के साथ पार्टनरशिप के बावजूद रशिया से तेल लिया उन्होंने, उससे मोदी बाइडेन की मीटिंग अपने आप में पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच नई साझेदारी की खबर जैसे ही सीमा पार पहुंचेगी, वहां टीवी फूटना तय। कश्मीर में G20 के जख्म अभी पाकिस्तान में भरे नहीं हैं और अब दिल्ली में अब तक का सबसे भव्य आयोजन तो पाकिस्तान के जले पर नमक छिड़कने जैसा है। कि सबके साथ अच्छे ताल्लुकात रखे, ये चीज़ है। अब जिस तरह इंडिया सबके साथ बेहतर ताल्लुकात ने उसने कोई अमेरिका का नहीं को सोचा, उसने तेल जहां से उसको फायदा मिलता है अपने मुल्क के लिए वो काम करता है। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जलील होने की आदत रही और G20 के मंच से पाकिस्तान की बखिया न उधेड़ दे, क्योंकि पाकिस्तान का गॉडफादर चीन भी बाहुबली भारत का प्रभुत्व देखकर डरा हुआ है। इंडिया की बात करें, 20 पावरफुल कंट्री यानी कि G20 के जो मेंबर हैं वो वहाँ पे जा रहे हैं, बिजनेस की बात होगी और बहुत से बायलैटरल इश्यूज पर बात होगी। इस टाइम इंडिया ने अपना जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है वो पूरी वर्ल्ड के सामने अपने आप को मनवा लिया है। इस टाइम वो बिजनेस में आपसे इतना को आगे निकल चुका है कि आपके सामने है सारी चीज़ें, सारे मुल्क उनके पास जाके, अब कल मैंने सुना है कि वो 22 मुल्क उनके 20 कंट्रीज हैं, G20 की मीटिंग होने जा रही है। इंडिया